लाहौर की ये कदीमी मछली मंडी है, ये सालाना तौर पर 3 से 4 अरब का रेवेन्यू जनरेट करती है, which is a lot. मतलब ये वो इश्यूज है ना कि अगर गवर्नमेंट को नजर आ रहे हैं तो जो लोग बैठे हैं उनको भी फेस होते होंगे। मतलब टेक्निकली आप मुझे मेरी ही जमीन से निकालना चाह रहे हैं। फिश मार्केट का केस इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जो पुरानी फिश मार्केट है ये स्टेट लैंड पर मौजूद नहीं थी। नेकी कर दरिया में डाल, तो दरिया में इस वक्त दरिया में नेकी डाल रही है मछली मंडी के अंदर। गवर्नमेंट ने कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वन आफ्टर दी अदर अपने स्टांस बदले कि सर ये आपके डीसीलिंग ऑर्डर के बाद भी हमें काम नहीं करने दे रहे। तो वहां गवर्नमेंट ने नया मौक़िफ़ लाई कि सर हमने तो इंक्रोचमेंट्स की वजह से सील की थी, हमने मुआहदे की वजह से नहीं की थी। हम आपको हद से हद 15 से 20 दिन दे सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे। इतनी क्या आग लगी? ये आग मुझे आज तक समझ नहीं आई। इतना फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड एडमिनिस्ट्रेशन का टुवर्ड्स द कोर्ट क्यों है? 2 MNAs और 2 सेनेटर्स जिनको कभी छांगा मांगा में बिठा के उनके वोट लिए जा सकते हैं या किसी डिग्गी में डाल के वोट लिए जा सकते हैं, वो फैसला करेंगे कि आपका चीफ जस्टिस कौन बनेगा, वो फैसला करेंगे कि आपके आईनी मुकदमात कौन सुनेंगे, वो फैसला करेंगे कि आपकी अदलिया में जजेस बनेंगे कौन। जो उनको वहां पहुंचाती है ताकत, उनका इख्तियार है कि वो जजेस अपॉइंटमेंट में अपना रोल बिल्कुल है ना? उनका इख्तियार तो हर चीज पे है, वो तो बिल्कुल है। अवाम की ताकत की बात, मैं भी अवाम की ताकत की बात कर रहा हूँ। तो अवाम का तो इख्तियार है, अवाम का इख्तियार है, जिस अवाम ने उनको मुंतखब किया है, जिस अवाम, हकीकी तौर पे उन्हीं का इख्तियार है। बिल्कुल ठीक। अमीनुद्दीन खान साहब भी उसी JCP का मेंबर थे, तो उन्होंने अपने हक में वोट भी डाला। उनका ये ठीक कह रहे हैं, ये आइन का फैसला मैं ही करूंगा, मैं बताऊंगा कि आइन में क्या लिखा है। सो अनफॉर्चुनेट कि एक कॉम्पिटेंट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट चीफ जस्टिस आपके मुल्क में आईनी मुकदमात नहीं सुन सकता। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। एक और पॉडकास्ट के साथ मैं अली जाफर खान आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं और आज का पॉडकास्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रहा है। वी हैव अ वेरी यंग प्रॉमिसिंग लॉयर विद अस। एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, SR लॉ एसोसिएट्स में सीनियर पार्टनर हैं, had done his he got his early education from Eton College Lahore and then University of London के external program से LLB ऑनर्स किया और ड्यूक से जाके which is one of the finest universities in the United States और उसके साथ साथ दुनिया में भी जो बेहतरीन लॉ स्कूल्स हैं उनमें ड्यूक का शुमार होता है, वहाँ से LLM किया। इस वक्त जो है वो अपनी तकरीबन 7-8 साल से वकालत जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा केस लगा हुआ था जिसको मैं कहूँगा मफाद आमा का ये मसला था, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे और ना सिर्फ के वर्क रिलेटेड बट उनका जो इकोनॉमिक साइकिल है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता था इस केस के डिसीजन से। और ये केस रिसेंटली जो है उसका फैसला आ चुका है और ये केस था मछली मंडी की मुंतकिली के हवाले से, तो उस पर भी बात करेंगे और भी बहुत सारे जो लीगल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में और क्यों इंसाफ लेना इतना मुश्किल हो गया है। इन तमाम मामलात पे मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियोज में सैयद कसवर गर्देजी ने। कसवर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुशामदीद कहते हैं एंड मुझे ये बताएं कि प्रोबेबली योर फर्स्ट पॉडकास्ट है हमारा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी हियर। नहीं, बट माय पर्पस ऑफ हैविंग यू हियर वाज कि आप रिसेंटली वकील थे और आप रिप्रेजेंट कर रहे थे मछली मंडी के मुंतकिली केस में तमाम जो आड़ती हजरात थे और वो सारे, तो उसमें आप मुझे थोड़ा सा एक तो बैकग्राउंड भी बताएं कि ये इशू था क्या और ये क्यों मामला इतना जो है वो सीरियस होता गया कि इवेंचुअली लाहौर हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया। तो थोड़ी सी मुझे इसकी हिस्ट्री भी बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको ब्रीफली इसका एक बैकग्राउंड दूं। सो लाहौर में उर्दू बाजार के साथ सर्कुलर रोड पर एक पुरानी मछली मंडी है जो कि पार्टीशन से पहले की वहाँ पे मौजूद है एंड इस वक्त जो वहाँ पे लोग आड़ती जो काम कर रहे हैं दे हैव बीन वर्किंग देयर, प्रॉबेबली 3rd-4th जनरेशन है जो वहाँ पर काम कर रही है और ये अरसे दराज से ये मंडी यहीं पर चलती आ रही है। मंडी का अच्छा आपके शायद इल्म में हो कि फिश का सीजन जो है वो सितंबर से अप्रैल तक चलता है, जो बाकी गर्मियों का दौर है उस दौरान इस मंडी में कोई सच कार्रवाई नहीं होती। ठीक हो गया। सो सितंबर से अप्रैल इनका पीक सीजन होता है जो कि इस वक्त चल रहा है। कमाई का दौर है, कमाई का दौर है। फिश फार्म से मुख्तलिफ पंजाब से, मोस्टली फ्रॉम साउथ पंजाब यहाँ मछली आती है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो लाहौर की ये कदीमी मछली मंडी है ये सालाना तौर पर 3 से 4 अरब का रेवेन्यू जनरेट करती है, which is a lot. Yes, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, पूरे पंजाब में भी ये फिश बिकती है फ्रॉम लाहौर। सो उसकी मुंतकिली का ये मामला था। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कई सालों से दे हैव बीन वांटिंग कि हम इनको लाहौर से कहीं बाहर शिफ्ट कर दें। ठीक है।
एंड उसके Reasons behind- उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो वो जो इलाका है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है, सिंस प्री पार्टीशन जगह है, मोहल्ले हैं, आपने देखा होगा उर्दू बाजार का एरिया। Congested एंड हो देन जाता है। फिश का कारोबार इस किस्म का है कि उनके ट्रक्स आने होते हैं होलसेल, रात के टाइम इनकी मोस्टली आती है, फिर वो फिश उतारते हैं, उसकी अनलोडिंग होती है आइस के साथ, तो इट क्रिएट्स वो, इसीलिए एक वो मुहावरा भी कहते हैं ना, जब कोई रश और गंद हो कहते हैं फिश मछली मार्केट मंडी, बनी हाँ, हुई है, मछली मंडी बनाई तो हुई है, वो classic। मुहावरा भी वहीं से डिराइव होता है। सो उसके सर्टेन इश्यूज एक आपको आते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो इस वक्त का मौजूदा इशू था कि अगर आपने इस तरह की गवर्नमेंट ने को मुंतकिली करनी है तो उसका एक तरीका कार होगा, उसका एक कानूनी एक प्रोसेस होगा जो आपने फॉलो करना है, जिसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। उसकी वजह जो मर्जी हो, लॉ स्टिल हैज टू बी फॉलोड। वैसे जनरली आस्किंग फॉर पीपल्स नॉलेज एज वेल जी। कि जनरली क्या तरीकाकार होता है, मतलब अगर आपने मुंतकिली करनी है किसी भी, लेट्स से मंडियां लाहौर में सब्जी मंडी भी है, फ्रूट मंडी भी है, मछली मंडी भी है, सो अगर आपने इनकी मुंतकिली करनी हो, व्हाट्स द नॉर्मल क्या है? सो नॉर्मली मैं इसमें बताऊं, दो किस्म की सिचुएशंस होती हैं। एक वो सिचुएशन है जहां पर गवर्नमेंट ने कोई स्टेट लैंड आपको दी हो एक मार्केट बनाने की, फॉर एग्जांपल एक डेजिग्नेटेड एरिया, डेजिग्नेटेड एरिया, हुकूमत पंजाब या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोकल गवर्नमेंट की जमीन हो, सही, वो आपको दें और वहां पर वो एक वेजिटेबल और फ्रूट की मार्केट बना दें। बिल्कुल ठीक। तो कानूनी तौर पर उनके पास ये इख्तियार है टू रेगुलेट मार्केट्स। अच्छा, इसके अंदर जो स्पेसिफिक लॉ है दैट इज द लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का, ठीक है। ये इससे पहले 2013 की एक्ट भी थी, 19 की भी थी, तो इस वक्त जो लेटेस्ट इन फील्ड है दैट इज 2022 का एक्ट। उसके तहत लोकल गवर्नमेंट का ये इख्तियार है कि वो मार्केट्स की रेगुलेशन कर सकता है, एंड रेगुलेशन ऑल्सो इंक्लूड्स कि वो उनकी रिलोकेशन भी कर सकते हैं। But fish market का केस But definitely with some compensation, right? With some compensation, with probably by providing better facilities to them. उनको कोई incentivize किया जाए कि सर आप यहाँ से move करेंगे, we will facilitate you, we will provide better opportunities ताकि वो खुशी खुशी चले जाएं। मतलब ये वो इश्यूज है ना कि अगर गवर्नमेंट को नजर आ रहे हैं तो जो लोग बैठे हैं उनको भी फेस होते होंगे। वो कंजेशन है तो उसकी रुकावट आड़तियों के लिए भी बनती है। सो अगर आप उनको इंसेंटिवाइज करें, दे आर आफ्टर ऑल सिटीजंस ऑफ योर कंट्री, आप उनको इंसेंटिवाइज करें, वो खुशी खुशी चले जाएंगे। फिश मार्केट का केस इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जो पुरानी फिश मार्केट है ये स्टेट लैंड पर मौजूद नहीं थी। अच्छा, सो प्राइवेट ओनरशिप, सो ये प्राइवेट ओनरशिप में थी, और वहां पर किसी एक आड़त पर भी कोई एक भी ऐसी आड़त नहीं है जो स्टेट लैंड पर हो। अच्छा। या वो लोगों की अपनी मलकियती जमीन है या वो लोगों ने किराए पर ली हुई थी। सही। सो ये चीज एक थोड़ा सा लीगल इशू उनके लिए बनाती है कि अगर किसी की एक ऐसी जमीन हो और उसके पास मतलब टेक्निकली आप मुझे मेरी ही जमीन से निकालना चाह रहे हैं, और आपको कह रहे हैं नहीं, और उससे ज्यादा आपको कह रहे हैं कि एक मखसूस किस्म का कारोबार आप यहाँ नहीं कर सकते। हालांकि जमीन मेरी है, as far as मेरी ये लीगैलिटी पूरी है कि मेरे पास वो इख्तियार हो कि मैं कमर्शियलाइजेशन, एग्जैक्टली, सो तब तक आप मुझे रोक तो नहीं सकते लॉजिकली और लीगली। आर्टिकल 18 आपका राइट टू बिजनेस प्रोटेक्ट करता है, इट्स अ फंडामेंटल राइट, आपके आइन में मौजूद है। सो इट कैन बी रेगुलेटेड सब्जेक्ट टू लॉ। अब सब्जेक्ट टू लॉ यही होगा कि मेरी प्रॉपर्टी कमर्शियल हो। जब मैं कमर्शियल करा लूं तो अब मैं वहां पर फिश बेचूं, मैं वहां पे बकरी का गोश्त बेचूं, या मैं वहां पे इंपोर्टेड आइटम्स बेचूं, मेरे पास उसका कानूनी इख्तियार है। सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम जो इस केस के अंदर भी सामने आया। होता यह है कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लैंड जो कि 20 कनाल गालिबन अराजी बनती है, वो आइडेंटिफाई की दरियाए रावी के किनारे पर। अच्छा, मैं बाद में उसके इश्यूज में भी आऊंगा, तो लेकिन इन्होंने दरियाए रावी के किनारे पर, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो तकरीबन दरिया के अंदर है, उसका लेवल जो है वो दरिया के बराबर है। इन्होंने वो जगह आइडेंटिफाई की और कहा जी ये फिश मार्केट को हम वहां रिलोकेट करते हैं और आप सारे वहां जाके अपने शेड बनाएं, दुकानें बनाएं और अपनी मुंतकिली करें। सही। अब इस सिलसिले में ये एक विद फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, विद नथिंग जस्ट द लैंड, एंड दे सेड कि आप अपनी जाके दुकानें भी खुद बनाएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ मैंने एक जगह पे जमीन रखी हुई है, ठीक है, सो वो जमीन ऑलरेडी महंगी है, ठीक है, मेरी जाती मलकियत भी है जी, मेरे पास कमर्शियल एक्टिविटी करने का इजाजतनामा भी है हुकूमत की तरफ से, आईनी तौर पे मेरा हक भी है, और फिर उसके ऊपर से मैं सस्ती जगह पे मुंतकिली करूं और फिर वहां जाके अपनी जेब से मैं बनाऊं भी सही दुकान। बिल्कुल। तो अच्छा, उनका लॉजिक ये था कि जो आपकी अपनी जमीन है वो आप रखेंगे, जो आपकी दुकान है वो आप रखें, लेकिन वहां ये एक्टिविटी का कारोबार नहीं कर सकते। सही हो गया, ठीक। तो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। इस किस्म का आप आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन एक किस्म के कारोबार पे नहीं डाल सकते। सही हो गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जहन में वही पॉलिसी थी कि जी बस जिस तरह मंडियां रिलोकेट की जाती हैं हम इसको भी रिलोकेट करेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि वो मंडियां
स्टेट लैंड होती है, स्टेट लैंड है, जब आप या दे private सकते हो ownership तो आप है। वापस भी ले सकते हो। बिल्कुल ठीक। जब किसी की, अब मैं आपको एक प्रोपोजिशन देता हूं, मैं और आप डिफेंस के अंदर एक कमर्शियल प्लाजे में जाकर 20 दुकानें खोल के वहां पे मछली बेचनी शुरू कर दें, कानूनी तौर पे ये हमें कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ये हमारी कमर्शियल एक्टिविटी देखेंगे कि वो रेगुलेटेड है या नहीं है। अगर वो रेगुलेटेड है, मैं वहां मछली बेचूं या एज आई सेड मैं वहां पे बकरे का गोश्त बेचूं, वो मेरा कानूनी इख्तियार है। बहरहाल इन्होंने किया क्या कि इन्होंने एक बंदे के साथ और उसके साथ चंद आड़ती थे, उसके साथ बैठे। उस अच्छा, वैसे जनरली फॉर जी अपनी नॉलेज के लिए भी पूछना चाह रहा हूँ, तकरीबन स्ट्रेंथ क्या है वहाँ की? स्ट्रेंथ वहां पर जो इस वक्त मेरे इल्म में है, तकरीबन 125 के करीब आड़ती है जो पुरानी मछली मंडी में काम कर रहा है। ठीक है। इन्होंने अपनी जो एक इनफॉर्मल, अच्छा एक मैं आपको वाजे कर दूं कि इनकी कोई रजिस्टर्ड यूनियन मौजूद नहीं है। सो कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन जो या क्लेम करे कि मैं फलाना ओहदेदार, अच्छा, इनफॉर्मली इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन जरूर बनाई हुई थी। सही। लेकिन एक नॉन रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, इट्स नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, अनरजिस्टर्ड थी। तो इन्होंने उन एक 125 बंदों में से कोई 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठा, और अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है इनके क्या मामलात आपस में आए। वो एग्री कर गए कि जी हम वो रावी वाली ज़मीन पे जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जी आप वहाँ जाएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और आप वहाँ पे अपना सेटअप करें। इन्होंने वो ज़मीन भी उसके हवाले कर दी। उस बंदे ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं हूँ सदर मछली मंडी। हर जगह उस बंदे ने अपने आप को पोर्ट्रे किया कि मैं मछली मंडी का सदर। यहाँ पे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि एक बंदा टेक्निकली स्टेट के साथ खेल गया है, मतलब लॉजिकली बिल्कुल खेल गया। एट द एंड ऑफ द डे अगर उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, बिल्कुल और वो उसकी कोई रजिस्टर्ड तंजीम नहीं है, और वो वहां का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो उसको सदर ओहदेदार नहीं है, तो द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ब्लाइंड। मतलब एक मकामी वहां पे ब्लाइंडेड और आइदर ब्लाइंडेड बाय व्हाटएवर। बट देन अगेन बात फिर वहीं आ जाती है कि वो तो आप तो ये तो इस बंदे के अगेंस्ट उल्टा कार्रवाई होनी चाहिए। लॉजिकली हुआ ये कि उस बंदे को इन्होंने जमीन दे दी, 20 कनाल उसको हैंडओवर की कि जी ये सदर मछली मंडी है। अच्छा, वो फर्द जिसके ऊपर वो उसको हैंडओवर कर रहे हैं, उसके नाम के नीचे भी सदर मछली मंडी लिखा है। मैंने अपनी छोटी सी प्रैक्टिस में कभी भी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट पे किसी की डेजिग्नेशन नहीं लिखा, ऐसे ही किसी का नाम आए तो आए, मैंने किसी की डेजिग्नेशन कभी भी नहीं देखी। बट खैर ये डॉक्यूमेंट इट्स पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट रिकॉर्ड, सो कोई भी देख सकता है कि उस पे इन ये जो फर्दे हैं उनके नाम के नीचे सदर मछली भी लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। इन्होंने वो जमीन उनको हैंडओवर की, और इनके जो मामलात हुए तो एलिजिडली जो ये शख्स हैं, इन्होंने उन जो इनके मामलात थे उनसे जरा तजावज किया। इनके मामलात ये तय हुए थे कि ये वहां पर एक सिंगल स्टोरी शेड बनाएंगे। सही। इन्होंने वहां पर थोड़ी कंस्ट्रक्शन शायद ज्यादा करनी शुरू कर दी। ठीक है। दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ने इनकी कंस्ट्रक्शन को जाकर, ये नई मछली मंडी की बात कर रहा हूँ जो हरनैनपुरा में है, ठीक है, इन्होंने उसकी जाकर कंस्ट्रक्शन को रोक दिया। ठीक है। तो वो साहब जो हैं वो उठकर गए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में। उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की जिसके अंदर उनका बड़ा मुख्तसरन मौकफ था कि जी ये जमीन मुझे दी गई है, ठीक है, नई मंडी बनने के लिए, और अब मैं उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो इन्होंने मुझे रोक दिया। सही। हुकूमत ने आके अपना मौकफ दिया कि जी ये वहां पर तजावज करके ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहा था जो कि अप्रूव नहीं, सैंक्शन नहीं है, हमने इसलिए रोका। ठीक है, ठीक है। अदालत के सामने एक कंसेंसस डेवलप हुआ, जिसको दाव लग चुका है, बिल्कुल ठीक। और उस दौरान, अच्छा ये इसके बीच में ट्रांजिशन भी हुई है बाय द वे, दिसंबर में क्योंकि केयर टेकर सेटअप था, ये बाय द टाइम हाई कोर्ट गए हैं तो ये मामला फरवरी और मार्च में आ गया। बिल्कुल ठीक। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर समात रहा। जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में ये केस टेकअप हुआ, और गवर्नमेंट की तरफ से ये तो उन्होंने एडमिट किया कि जी जमीन हमने दी हुई है। तो इसके ऊपर बड़ा एक मुख्तसरन ऑर्डर, 1.5 सफ़े का ऑर्डर है जो ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने दिया, क्योंकि उनके सामने जो कंट्रोवर्सी थी वो बड़ी लिमिटेड थी कि ये इसको अगर आपने जमीन खुद मान ली है। अच्छा, उन्होंने अपने ऑर्डर में भी दिया कि आपने खुद तो माना है कि आपने इसको जमीन दी हुई है। अच्छा, और गवर्नमेंट अपने जवाबों में भी ये लिख रही थी कि हमने सदर मछली मंडी को जमीन दी है। अब कोर्ट का काम है, जब दोनों पार्टियां आके एक बात कर रही हैं तो कोर्ट उस अजम्पशन पर आगे चलेगी। सो द ऑनरेबल कोर्ट अज्यूम्ड कि ये प्रेसिडेंट ये भी इसको कह रहे हैं, वो अपने आप को प्रेसिडेंट कह रहा है, देयर इज नोबडी कंटेस्टिंग दिस। वो इस कंट्रोवर्सी में कोर्ट गई भी नहीं, क्योंकि दिस वाज नॉट द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये ऑब्जर्व किया कि जी ये एडमिटेड पोजीशन है कि गवर्नमेंट ने 20 कनाल जमीन जो है वो प्रेसिडेंट को दे दी है, लेकिन इसको अब ये शेड नहीं बनाने दे रहे। तो अब ये मैटर इस तरह से डिस्पोज मैं कर रहा हूं कि जो ये पिटिशनर है जो मेरे सामने आया है दरखास्त गुजार,
ये और जो ज़िला इंतज़ामिया है ये आपस में बैठेंगे, अपने मामलात को तय करेंगे, बिल्कुल ठीक, एक मुआहदा करेंगे जिस मुआहदे में कुछ शराइत होंगी जो पिटिशनर ने पूरी करनी होंगी। सही। जब वो उन शराइत को पूरा कर लेगा, और ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें 10 दिन का टाइम भी दिया कि 10 दिन के अंदर ये सारा कुछ करना है। ठीक है। जब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स जिसके अंदर होगा कि जी आपने इतनी बनानी है उतनी, व्हाटएवर द टेक्निकलिटीज, कोर्ट उसमें नहीं गई। कोर्ट ने कहा जो भी आपके मामलात होंगे, जो चीजें पिटिशनर के करने वाली हैं, पिटिशनर उन पे कंप्लाई विद करेगा, जिसके बाद रिस्पोंडेंट्स उसको वहां पर फिश मार्केट ऑपरेट करने की इजाजत देंगे। ठीक हो गया। ये 1.5 सफ़े का जस्टिस शाहिद करीम साहब का और ये नेगोशिएशंस और ये सारे ऑर्डर और ये सारा इशू जो है चल रहा है एक जाली सदर के साथ, एक जाली सदर आप कह सकते हैं। ठीक हो गया, एक जाली, समझ ये अकॉर्डिंग टू जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेजॉरिटी आरती हैं वो कहती हैं कि ये जाली सदर। चलो लेट्स गो, आगे अल्लाह की जात बेहतर जानती है कि वो कितना लीगल है नहीं, बट जो वहां के मेजॉरिटी आरती जो कि मेरे थ्रू दरखास्त गुजार बने, जो आपके उनका क्लाइंट ये भी मौक़िफ़, जो मेरे क्लाइंट्स थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि जी हम इसकी सदारत तस्लीम नहीं करते। सही हो गया। बट एनी हाउ कोर्ट इस मैटर की कंट्रोवर्सी में नहीं गई। कोर्ट ने इस हद तक कहा ठीक है आपने जगह दी हुई, आपने क्यों रोका होगा जी, इसलिए रोका होगा, ठीक है आप आपस में बैठें, एक मुआहदा करें, उसके अंदर जो शराइत का ये पाबंद होगा ये उनको कंप्लाई विद करेगा। सही। जब ये कंप्लाई विद कर लेगा तो आप इसको वहां पे मछली मंडी चलाने की इजाजत देंगे। दैट इज इट। बिल्कुल ठीक। ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब के ऑर्डर में इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। ठीक हो गया, दिस इज अ मैटर हो ऑफ गया, बेसिक सा था। ये बात मैं इसलिए वाजे कर रहा हूं क्योंकि आगे आपको समझ आएगी कि फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया क्या। ठीक हो गया। इस ऑर्डर के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने, ठीक है, उस शख्स के साथ एक मुआहदा किया। सही। और उस मुआहदे में उन्होंने हवाला दिया कि ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर डेटेड सो एंड सो के तहत पास्ट इन रिट पिटिशन सो एंड सो हम सदर मछली मंडी और दीगर लोगों को मिले और हमारे मामला तय पाए माबैन फरीकैन, और ये आगे नीचे हमने वो तहरीर किए हुए। वो सारी तहरीर जो है वो उस बंदे और असिस्टेंट कमिश्नर की बाबत है कि ये बंदा वहां पे ये शेड बनाएगा, हुकूमत ये करेगी। अच्छा, अब जो हुकूमत है बेसिकली हुकूमत का नुमाइंदा बन गया असिस्टेंट कमिश्नर सिटी। बिल्कुल। और जो आपकी आरती हजरात हैं उनकी तरफ से वो उनकी आगे वो फर्दे वाहिद जो 10 लोगों के साथ अपेरेंटली लेके फैसले। ठीक हो गया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि उस मुआहदे में असिस्टेंट कमिश्नर नुमाइंदगी कर रहे हैं हुकूमत पंजाब की। डिलूजनल किस्म की ये मीटिंग्स हो रही हैं सर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जाफर कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो नुमाइंदगी उस मुआहदे में, ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये तहरीर के अंदर अल्फाज लिखे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऑब्वियसली। जबकि मैं आपको बताऊं कि कानून के मुताबिक जो रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स है वो लोकल गवर्नमेंट का डोमेन है, और लोकल गवर्नमेंट जब तक इलेक्टेड नहीं होती तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डीसी के नीचे नहीं आता वो। डीसी के नीचे आता है। डीसी इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, और फिर उसका एक चीफ ऑफिसर होता है, उनकी पूरी हियरार्की है। बिल्कुल। असिस्टेंट कमिश्नर उस हियरार्की में नहीं आता। ठीक है, एग्रीड। अच्छा, खैर इन्होंने मुआहदा तो कोर्ट के ऑर्डर्स पे किया कि आप अपने मामलात करें, यहां तक तो इसमें कोई अभाव नहीं है कि कोर्ट के ऑर्डर्स थे, आप अपना मुआहदा करें, अपने मामलात तय करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन कोर्ट ने ये तो नहीं इनको डिक्टेट किया था कि आपने उसके अंदर क्या क्या शिकें डालनी है। ऑब्वियसली इन्होंने उसके अंदर एक शिक नंबर 6 डाली जहां से ये कंट्रोवर्सी उठती है। वो शिक नंबर 6 ये थी कि शिक नंबर 6 के एग्जैक्ट अल्फाज ये थे कि पुरानी मछली मंडी के अफराद को पुरानी मछली मंडी वाक़या सर्कुलर रोड पर कारोबार करने की इजाजत ना होगी, और जो कोई भी ऐसा काम करेगा उसको गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। ओके, सो जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि पुरानी मछली मंडी का चैप्टर ऑफिशियली इसमें समझे उन्होंने मुआहदे में क्लोज कर दिया। मुआहदे में उन्होंने क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। सहारा लिया उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर का। ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी हमें तो कोर्ट का ऑर्डर था, ये सदर है। बट देन अगेन आई अंडरस्टैंड आप वकील और आप शायद उस जगह पे नहीं जाना चाहेंगे, बट मैं सहाफी हूं, मैं अपनी कैपेसिटी में बात कर रहा हूं कि कोर्ट का ठीक है, वेरिफिकेशन वाला काम कोर्ट का नहीं, ऑब्वियसली ऑफिसर आके प्लीड कर रहे हैं और जो भी दो पार्टियां, बट टेक्निकली ये भी मैं समझता हूं कि लीगल सिस्टम में ये कोई ना कोई वीकनेस जरूर है कि हाउ द ऑथेंटिसिटी इज गेज्ड, कि वो जो बंदा वहां नुमाइंदगी कर रहा है इज ही द कंसर्न पर्सन जिसके असल हकूक हैं, क्या वही मुतलका बंदा है जो बतौर सदर आपको लीड कर रहा है। ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल जज साहब की कोर्ट में अराइज करती अगर तो हुकूमत डिनाई करती कि हमने जमीन नहीं दी, या मैं आपको बता रहा कि कोर्ट में जाने से पहले हुकूमत उस बंदे को जमीन दे चुकी थी। इट फील्स लाइक कि हुकूमत खुद चाहती थी कि मुद्दा सेटल हो और इसी बंदे के साथ और इसी के साथ हो, इसी बंदे के साथ है, तो इजीियर वो जाकर एक लॉ ऑफिसर है, एडवोकेट जनरल ऑफिस रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने रिटन जवाब में कहा जी कि हमने दी है जमीन इसको,
तो कोर्ट ने फिर उसकी डेप्थ में और जाना वैसे ही भी नहीं है। कोर्ट तो तब एक्टिव होगा ना जब कोई बंदा उसके अगेंस्ट अपील में जाएगा, अपील में जाए या और बताएगा उसके कि अलावा कोर्ट, भी कुछ और भी बेशुमार इसके तरीकाकार होते हैं। कोई और लोग जाके उसी कोर्ट में भी दरखास्त दे सकते हैं कि आपके साथ फ्रॉड किया गया है, तो इस किस्म की ठीक है, भी ठीक है, रेमेडीज मतलब होती कोई पब्लिक में से आए, हैं पब्लिक में से, या जो कोई आके ये करे कि जी ये तो हमारा राइट था, समझ आ ये गई, इस तरह की बात। लेकिन ठीक हो, बात ये है कि वो तब जाए ना कि अगर ऑर्डर में कोई ऐसा अभाम हो। बिल्कुल ठीक, ऑर्डर में कोई अभाम है नहीं, ओके। सो ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। कमिंग बैक टू द पॉइंट नंबर 6 कि उनको वहां कारोबार करने क्लॉज की नंबर इजाजत 6 नहीं दी में जाएगी, कारोबार की इजाजत नहीं होगी। ठीक हो अब गया, मैं अगर आपको मुख्तसरन बताता जाऊं कि इसके अंदर बहुत सारी कानूनी पेचीदगी है। ठीक है, सबसे बेसिक, अली जाफर खान और सैयद कसवर गर्देजी के बीच में अगर एक मुआहदा हो, ठीक है, वो मुआहदा आप पे बाइंडिंग है, मुझ पे बाइंडिंग है, तीसरे बंदे पे बाइंडिंग नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बिकॉज़ ये दो फरीकैन है, उन्हीं लॉ के ऑफ बीच में, कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ठीक, लॉ आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। बिल्कुल ठीक, इट्स अ बेसिक लॉ ठीक कि है, आपने और मैंने अपने होशोवास में एक मुआहदा तहरीर किया है तो हम ही उसके कि पाबंद ये हैं, मोबाइल फोन मैं आपको ठीक है, बेच रहा हूं 1000 रुपए का, बिल्कुल ठीक, तो आप मेरे भाई पे जाके वो इन्फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुम भी मुझे अपना मोबाइल दे दो, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो मुआहदा आपके और मेरे बीच में है। सही, तो पहली चीज तो इस मुआहदे की इस शिक में ये प्रॉब्लम है कि ये जो पुरानी मछली मंडी के तमाम अफराद का जिक्र आया, वो उस मुआहदे को के सिग्नेटरीज नहीं है। दे आर नॉट अ पार्टी टू दैट बिल्कुल एग्रीमेंट। ठीक, एक समझ गया, डॉक्ट्रिन होती है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कि ठीक। हमारा इस सो कॉन्ट्रैक्ट से आप कोई ताल्लुक किसी नहीं है, एक के मुआहदे पे आप सारे फरीकैन को पाबंदी रूल किया आउट, जा सकता। अगर आप ये करना चाहते हो तो फिर आपको हर एक Authority, बंदे को, हर या एक आप बंदे उसको को, सिग्नेटरी या बनाओगे, उसको अथॉरिटी दी, पावर ऑफ Yes, अटॉर्नी या जो भी है बिल्कुल, आप वो authorize दोगे, करोगे, और या आप authorize सारे करोगे, साइन और करोगे, या आप सबके साथ इनफरादी मुआहदे करोगे, या एक ही मुआहदे पे सबके साइन आ सबके जाए, साइन करा that's लोगे, also fine। ठीक हो गया, तो आप उनको ऑन बोर्ड लोगे, ऑन बोर्ड लोगे, बिल्कुल आप ठीक उनको हो गया। बताओगे कि जी आप आज उनसे- से आप उनके वहाँ काम बगैर नहीं करोगे, फैसला नहीं कर उनके सकते। बगैर फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, अच्छा, कानूनी तौर पे ऐसा फैसला उन पे लागू होता नहीं है, होता नहीं, बाइंडिंग सही हो है गया, नहीं। बिल्कुल ठीक, अच्छा, दूसरा इशू उसमें ये है कि आप इस किस्म का एक पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं रीलोकेशन का उस एग्रीमेंट के बीच में, बिल्कुल ठीक, वन लाइनर क्लॉज में आपने ये पॉलिसी डिसीजन डाला है। ये पॉलिसी मैटर तो लोकल गवर्नमेंट का था, तो असिस्टेंट कमिश्नर अज खुद ये पॉलिसी डिसीजन कैसे ले सकती हैं? वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो कॉम्पिटेंट। सो दिस एग्रीमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ क्लॉज 6 इज विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक, वो हुकूमत पंजाब के बिहाफ पर ये मुआहदा कर रही है, जबकि ये तो लोकल गवर्नमेंट का डोमेन है। सेक्शन 21 लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022, तो मतलब he is not the concerned person, ही इज नॉट द कंसर्न्ड पर्सन। ठीक हो गया, सो ये दो तीन इसके अंदर लीगल इशू है। उसके बाद आप किसी के खिलाफ, और ये एक बड़ा नेगेटिव कॉवेनेंट है ना, आप पाबंदी लगा रहे हैं उस मुआहदे में कि आप वहाँ काम नहीं कर सकते, तो आप उनका मौक़िफ़ सुने बगैर इस किस्म की पाबंदियाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, बिल्कुल आपके खिलाफ एक्शन नहीं। तो ये सारी कंट्रोवर्सी यहाँ से अराइज की। अच्छा, शुरू में तो इन आड़तियों, बहुत सारे आड़तियों की नॉलेज में ये एग्रीमेंट नहीं था। बिल्कुल ठीक, सीजन जैसे ही आने लगा तो सितंबर में पुरानी मछली मंडी में बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए जिसमें इस मुआहदे की तस्वीर, ओके, और ये अनाउंसमेंट्स और नोटिस आ गए कि जी अक्टूबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा के नई मंडी में दुकानें लें, यहाँ पे कारोबार इस सीजन नहीं चलेगा। दैट इज व्हेन ये लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने कहा जी ये क्या हुआ है? ऑब्वियसली बिकॉज़ उनका काम का सीजन उनका है, काम का सारा और साल उनके काम के सीजन में आप करते उनको- हैं, और अब आप सीजन शुरू Yes. हो रहा है तो आप उन्हें कहें जी यहाँ नहीं होगा काम। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनमें से फिर ये कुछ अफराद मेरे पास आए। हमारी गवर्नमेंट में ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, मैं थोड़ी सी एक बात करने लगा हूँ, इस टॉपिक से थोड़ी ऑफ हो जाएगी, बट ये उसी तरीके से है जिस तरह तमाम लोग सुन रहे थे। आज से 4 दिन कबल हुकूमत पंजाब ने कहा कि हम सरकारी गंदम की सीड और खादों पर रिलीफ देंगे, और हुकूमत शायद इस बात से वाकिफ़ ही नहीं है कि 1 से 15 नवंबर काश्त का टाइम है और वो सीजन गुजर चुका है। तो आप 1 दिसंबर को आवाम को अगर रिलीफ देंगे तो आप मोड़ के ने कड़क लानी है। और मैं इसमें इजाफा कर दूं कि हमारे साउथ पंजाब वाले एरिया में एंड ऑफ नवंबर तक लगती है, लेकिन मैक्सिमम एंड ऑफ नवंबर, मैक्सिमम अभी बाय द टाइम अनाउंसमेंट आई है वहां भी लग चुकी है। देखिए मजबूरी के तहत तो अभी भी कई लोग लगा रहे हैं, जिन्होंने कॉटन उठा के लगाई है, लोग लगा रहे हैं जिनका गन्ना मेजॉरिटी मिल लेट पहुंचा गवर्नमेंट ने खुद कहा हमारा टारगेट मीट हो गया। एग्जैक्टली, तो कहने का मकसद है आपने रिलीफ उस टाइम पे ना उसकी है जिस टाइम पे सीजन ही काश्त का खत्म हो गया। Exactly. तो हम ये रिलीफ, जहाँ ये बात है, देखें ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं जिनमें मेरा ये ओपिनियन है कि गवर्नमेंट पे ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जो रिलीफ देना चाहते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहते हैं, आपको उसके राइट टाइम में करानी है। सो अगर आप ये लीगल मैटर खोलना चाहते भी थे तो आपको उस सीज़न में नहीं खोलना चाहिए जो उनकी ब्रेड एंड बटर का सीज़न है। आपको ये मामला उनके ऑफ सीज़न में खोलना चाहिए था और इम्प्लीमेंटेशन उस टाइम पर करानी चाहिए थी जहाँ उनकी रोज़गार अफेक्ट
ना होता। इसी पॉइंट पे और ये आपकी बात को आगे लेके बढ़ूं कि ये मुआहदा और ये जो कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब के ऑर्डर्स थे, ये अप्रैल 2024 की बात है। बिल्कुल। इनके बाद पूरा गर्मियों का इनके पास 3 से 4 माह मौजूद थे कि ये सारी मंडी को ये बताते कि जी ये मुआहदा हो गया। फिर हो सकता है लोग आके कहते जी हमें इस पे एतराजात हैं, हमारे तो वो सारा अमल उस टाइम में अमल हो जाता, लेकिन इन्होंने वो अमल शुरू किया जब मछली का काम शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तब मेरे पास ये लोग आए, उन्होंने हमारे से कानूनी तौर पे मशावरत की, मेरी नाकिस इल्म और उसके मुताबिक मैंने इनको मशवरा और एडवाइस दी कि जी ये आप पर बाइंडिंग नहीं है और हम इसको चैलेंज करते हैं इस मुआहदे को कि जी आप पे किस तरह इन्फोर्स किया जा रहा है। तो हमने अक्टूबर के महीने में कुछ अफराद की तरफ से ये पिटिशंस फाइल की और उस टाइम पर इनकी समाअत ऑनरेबल जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब ने, ठीक है, और उन्होंने पहली तारीख पर यही ऑब्जर्वेशंस जो मैंने आपसे पहले बयान की देते हुए कहा कि आप किस तरीके से एक फर्द वाहिद के साथ मुआहदा करके 100 बंदे पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और लॉ ऑफिसर साहब जो कि एडवोकेट जनरल से होते हैं, उन्होंने कहा सर इनका सदर था। तो मेरे जवाब देने से पहले जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब ने कहा जी वो सदर कैसे था, कागज दिखाएं, कोई इलेक्शन हुआ, कोई अपॉइंटमेंट हुई, कोई सबने उसको कोई पावर दी, कागज भी दिखाएं तो चलो मैं उस तरफ चला जाता हूं कि हाँ ठीक है जी सदर की कोई अथॉरिटी है, वो कर सकता है। इवन दो सदर इलेक्टेड भी हो तो उसकी एक अथॉरिटी लिमिटेड होती है, ऑब्वियसली अनफेटर्ड पावर नहीं होती उसके पास। बट खैर, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब ने पिटिशंस को एडमिट किया, नोटिस जारी किए तमाम रिस्पोंडेंट्स को, जिनमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी लाहौर, एसी सिटी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तमाम फरीकैन, और वो फर्द वाहिद भी जिन्होंने वो मुआहदा, क्योंकि हमने उस मुआहदे को चैलेंज किया था, तो उन फर्द का पार्टी बनना, फरीक बनना ज़रूरी था। उन्होंने इसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर दिया, एक इंजंक्टिव ऑर्डर पास किया कि इन पिटिशनर्स के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई, कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए। ठीक है। और उसकी समाअत इन्होंने 3 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो स्टे ऑर्डर हुआ तो उसके बाद जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब प्रिंसिपल सीट पर मौजूद रहे तकरीबन 1 महीना और। ठीक है। तब तक मछली मंडी की कार्रवाई में किसी किस्म की रुकावट नहीं, क्योंकि वो जज साहब के फैसलों में उनका जो कहते हैं ना कि उनका मूड भी होता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि डेली बेसिस पे कोर्ट्स के साथ डील कर रही है तो थोड़ा जज टू जज भी उनको पता होता है ना कि कौन थोड़ा सख्ती करेगा, कौन थोड़ा हमारे साथ नरमी करेगा। बिल्कुल ठीक। तो वो भी एक होते हैं। वैसे तो तमाम के तमाम जजेस आर वेरी ऑनरेबल एंड वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, लेकिन हर किसी का अपना डिमीनर होता है। तो कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो उन्हें पता है कि जल्दी गुस्सा कर सकते हैं और अगर अपनी पावर और डिस्क्रेशन को एक्सरसाइज करने पर आए तो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजेस। बिल्कुल, वो फिर वो जैसे कहते हैं ना घर तक पहुंचा सकते हैं अगर पहुंचाना चाहें तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के ज़हन में था कि वैसे अगर मैं भूल जाऊं तो आपने भी मुझे याद कराना है कि जजेस की पावर पे एक और हम डिस्कशन भी करेंगे। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग यही थी कि आबिद हुसैन चट्टा साहब के ऑर्डर्स को वायलेट हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो जितनी देर आबिद हुसैन चट्टा साहब प्रिंसिपल सीट पे मौजूद रहे, हुकूमत ने उस स्टे ऑर्डर की मिनोवन उसको तस्लीम करते हुए उस पर अमल किया। अच्छा, ठीक। बल्कि यहाँ तक कि उनके होते हुए उन्होंने एक लीगल प्रोसेस फॉलो करते जो कि उनका हक है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि स्टे ऑर्डर को वापस लिया जाए। अच्छा। ये उसी पिटिशन में एक दरखास्त दी गई कि जी हमने मछली मंडी रिलोकेट करनी है, आप अपना स्टे ऑर्डर वापस लें। बिल्कुल। और जिस दिन ये दरखास्त फाइल हुई तो उस पर जज साहब ने कहा देयर इज नो अर्जेंसी। उन्होंने उस पर सिंपल नोटिस करके फाइल को साइड पे रख दिया कि इस मैटर को हम आराम से देखेंगे, ये इतनी जल्दबाजी में आप क्यों, क्या व्हाट्स द अर्जेंसी। ठीक हो गया। उसके बाद होता ये है कि हाईकोर्ट का रोस्टर हर 2-3 माह बाद चेंज होता है, तो जो ऑनरेबल जजेस हैं वो डिफरेंट प्रिंसिपल सीट से बेंचेस पे चले जाते हैं, मुल्तान, भागलपुर, पिंडी। तो जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब जो हैं वो इस वक्त एज वी स्पीक मुल्तान बेंच में ठीक हो गया मौजूद हैं। उनके जाने की देर थी तो गवर्नमेंट को कोई शायद हो पाई जान में जान आई कि जिसका ऑर्डर है स्टे ही इज नॉट हियर, तो मे बी वी कैन अनदर शॉट। तो उन्होंने क्या किया कि वन फाइन नाइट, एक्चुअली नॉट मॉर्निंग, उन्होंने आके मछली मंडी सील कर दी इंतजामिया ने और पूरी की पूरी डिस्पाइट एन ऑर्डर फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट। एंड लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि लीगली जज साहिबान में से कोई भी जज मौजूद हो, इट इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इट इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि जज रिटायर भी हो सकता है जिसका ऑर्डर। एग्जैक्टली, बट स्टिल इट विल ऑलवेज रिमेन टू बी द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। आगे चला भी, मैं आपको उस पे आता हूं फिर। तो इट इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और मैटर अभी सब जुडिस है, यानी कि पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट, डिसाइड नहीं हुआ। तो क्या ये सील करना इज लीगल राइट है गवर्नमेंट का? बिल्कुल नहीं था। It was in clear violation of the orders granted by the High Court. अच्छा, उन्होंने उस पर एक टेक्निकलिटी पे गए जो कि इंटरप्रिटेशन दोनों तरफ जाती है। वो ये गए कि जी हमारे सामने दरखास्त गुजार सिर्फ 10-11 लोग थे, ठीक है, तो उनको छोड़ के बाकियों को तो हम सील कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। लेकिन इन्होंने उस वक्त सील उनको भी किया था।
ठीक है, इन्होंने सील तमाम के तमाम सही हो गया, मछली मंडी ठीक हो गया। पूरी को। और ये मैं बिल्कुल आपको ठीक। बताऊं कि ये मैं खुद से नहीं कह रहा, इसकी वीडियोस मौजूद हैं उन लोगों के पास। ये असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय इज़ वेरी नाइस डिसेंट गाय, बट उन्होंने ये ऑपरेशन लीड किया। वो खुद वहाँ पर मास्क पहन के मौजूद थे। ये वीडियोस मैंने देखी हैं, मैं इसलिए ये कोट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं कभी ना करता। उन्होंने ये ऑपरेशन पुलिस की भारी नफरी के साथ रात के 1:30-2 बजे ये ऑपरेशन किया गया और तमाम जगह सील की गई। लेकिन जो सीलिंग ऑर्डर्स थे उस पर असिस्टेंट कमिश्नर का जिक्र नहीं था। उस पर जोनल ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट बनती है वो उनके सीलिंग ऑर्डर्स। इस टाइम उन्होंने कुछ सीखा इंतजामिया ने, इंतजामिया काफ़ी चीज़ें समझती है, सीखती भी, और वो कहते हैं ना कि इन टेक्निकलिटीज़ में तो उनको उलझाना और खेलना आता है। वो तो आपने देखा है माजी में भी बहुत सी चीज़ें होती गई हैं। हमारे मुल्क में इलेक्शन कराने के ऑर्डर्स भी हुए हैं, वो उन पे भी बात करें। तो एनी हाउ उन्होंने लीड ज़रूर खुद किया, बट कहीं कागज़ पर उनका नाम या उनका तस्करा नहीं आया। ठीक हो गया। अच्छा, हमने फिर उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटिशंस फाइल की कि जी ये तो कोर्ट के एक इंजंक्टिव स्टे ऑर्डर्स ग्रांटेड हैं, ये उसकी वायलेशन में किस तरह सील कर सकते हैं। तो हमारी कंटेम्प्ट पिटिशंस इवेंचुअली ऑनरेबल जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब के पास लगी, और जिन्होंने फिर हतमी फैसला भी अब इन केसेस में किया है। हाल ही में परसों उन्होंने फैसला किया है। उन्होंने पहले दिन ही इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया कि वाकई फिश इज अ पेरिशेबल। जब इन्होंने सील की तो लोगों की मछली अंदर पड़ी थी और करोड़ों रुपए की मालियत थी। नुकसान हो रहा है। इट्स अ पेरिशेबल स्टार्ट यू मेंशन्ड कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और पेरिशेबल एक रात में लाखों करोड़ों का कारोबार होता है इस मंडी के अंदर। खासतौर पे जब हुकूमत की पॉलिसी में आवाम दबी खड़ी हो, पिसी खड़ी हो, एग्जैक्टली उस टाइम पे रोजगार बंद कर रहे हैं रात को आके, मतलब नो सेंस। और तो एनी हाउ उस पे जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने पहली डेट पर ही असिस्टेंट कमिश्नर को जाती हैसियत में तलब किया। ठीक हो गया। तो उनसे पूछा जाए कि भैया आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने आके कहा कि जी मैंने तो 10-11 की हद तक तो हमने कोई कार्रवाई नहीं की, बाकियों के लिए, और वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट असिस्टेंट कमिश्नर की ऑन रिकॉर्ड आई जो कि गलत थी। कारोबार में मुदाखलत हम नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक। हमने कहा जी ठीक है। अच्छा, हमने इन द मीन टाइम वो जो इनकी टेक्निकलिटी थी कि बाकी लोगों को स्टे नहीं है, तो हमने उन 85 लोगों की तरफ से फ्रेश रिट फाइल कर दी। और वो क्या थी? वो भी इसी बात पे आइडेंटिकल मैटर कि जी वो मुआहदा मेरे पे लागू नहीं होता। सही हो गया, सही अच्छा, हो गया। उसके अंदर फिर इनिशियली क्योंकि उनकी मार्केट और दुकानें सील्ड थी, तो ये मंडे के दिन टेकअप हुई 22 तारीख को। 22 तारीख से ये 24 तारीख पे गई। इवेंचुअली जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने दोबारा से इनको रिलीफ दिया और कहा कि जी आप इस तरह इनकी सील करके जोरी ज़बरदस्ती जबरी काम तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। आप इंसेंटिवाइज करें कि ये खुशी खुशी उठ के यहाँ से चले जाएं। इफ यू वांट कि ये सबसे बड़ी बात है जमीन पे भी अपनी बैठे हैं, अपनी पे बैठे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि गवर्नमेंट ने कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वन आफ्टर द अदर अपने स्टांस बदले। ठीक है। एक के बाद एक नया मौक़िफ़ लाई। होता है। पहला मौक़िफ़ उनका ये आया कि जी ये तो मुआहदा हुआ था, हमने इनको करना है शिफ्ट, ये वो। अच्छा, उस पे जब उन्होंने देखा कि कोर्ट सच उनके साथ नहीं है इस बात पे कि जी क्या आप एक मुआहदा एक बंदे के साथ है और आप जोरी ज़बरदस्ती मूव करना चाह रहे हैं, तो जजेस भी दिल रखते हैं, इंसान है, वो बातों को समझते हैं और कानून के मुताबिक भी ये बात नहीं बनती, सो दे अंडरस्टैंड। तो जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने इसकी अंदर ऑब्जर्वेशंस भी दी और बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जी देखें बिल्कुल आपका हक है पॉलिसी डिसीजंस लेना, बट दे हैव टू बी डन। कोई प्रोसीजर होना चाहिए ना, मुझे कानून में दिखाएं कौन सा प्रोसीजर है, कहाँ लिखा है और क्या आपने फॉलो किया या नहीं किया। बिल्कुल ठीक, बड़ी मुनासिब बात थी। और इवेंचुअली उन्होंने डी सीलिंग का ऑर्डर पास किया। उन्होंने ऑर्डर पास किया कि इन द मीन टाइम 3 तारीख के लिए समातें मुलतवी हुई, 3 दिसंबर के लिए। ठीक हो गया। और इन द मीन टाइम उन्होंने कहा कि आप तमाम दुकानों को जो खोले अपना रूटीन में कारोबार करें। अच्छा, उन्होंने डी सीलिंग का ऑर्डर कर दिया। ठीक है। अगले दिन जब वो डी सीलिंग के ऑर्डर्स लेकर तमाम पिटिशनर्स गए कि जी आप हमारा काम करने दें, क्योंकि उनकी रात को जब ट्रक्स आए तो पुरानी मछली मंडी में बैरियर्स लगा कर पुलिस तैनात है। अच्छा, इस वक्त भी वहाँ पे पुलिस तैनात है। क्यों? मैं उस पर आता हूँ। वहाँ पुलिस तैनात थी और उनकी तरफ से मौक़िफ़ ये अपनाया गया असिस्टेंट कमिश्नर साहब और उनके अमले की तरफ से कि कोर्ट के ऑर्डर में डी सीलिंग का तो लिखा है, ये तो नहीं लिखा कि कारोबार करने की इजाज़त है। क्या सील होने से पहले वहाँ कारोबार हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। तो फिर डी सीलिंग का क्या मतलब होगा? ये bring it back जो वो मतलब निकाल रहे हैं वो समझा सकते हैं। मेरी नाकिस राय में उसका मतलब यही है कि डी सील करके उनको काम करने दो। सील करने का पर्पस क्या है कि आपसे ऑनवर्ड्स आप काम नहीं करोगे, तो डी सील का मतलब है आप करो। अच्छा, हटाओ अपनी सख्ती। दोबारा जब उसकी समाअत हुई हमने फिर उसकी कंटेम्प्ट फाइल की कि सर ये आपके डी सीलिंग ऑर्डर के बाद भी हमें काम नहीं करने दे रहे। तो वहाँ गवर्नमेंट ने नया मौक़िफ़ लाई कि सर हमने तो इंक्रोचमेंट्स की वजह से सील की थी, हमने मुआहदे की वजह से नहीं की थी। अच्छा, जो मुंतकिली वाला मुआहदा है हम उस मुंतकिली को तो हम नहीं इन्फोर्स कर, हम तो सिर्फ इंक्रोचमेंट इन्होंने बाहर फटे लगाए हुए हैं, फलाना किया, तजावुज़ात का मामला। अच्छा, वहाँ से कोर्ट थोड़ा सा फिर वापस हमारे पे शिफ्ट हुई कि देखें ना अगर आप इंक्रोचमेंट्स कर रही हैं तो फिर हम
मतलब देखे ना, रिलीफ लेना है, कानून है। सही। तो मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च करके गुजरा कानून पढ़ के कोर्ट के सामने, क्योंकि एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हमारा काम है कोर्ट को असिस्ट करना। ऐसे ही मेरी ड्यूटी टू माय क्लाइंट कम सेकंड, माय ड्यूटी टू द कोर्ट इज माय फर्स्ट ड्यूटी। मैंने कोर्ट को सही असिस्ट करना है, जो बात दुरुस्त होगी मैंने वो असिस्ट करना। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट लॉयर्स दे डोंट डू दैट। बिल्कुल ठीक। चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो लोगों की हो, वो पार्टी के साथ पार्टी बन जाते हैं। ऐसे ही हमने अपने उस्तादों बड़ों से ये सीखा है कि जी आपका काम पार्टी बनना नहीं है, आपने कानून के साथ चलना है। ट्रस्ट द कोर्ट, जज को सामने ठीक बात करें, कानून रखें, उनकी जिंदगी आसान करें, वो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, आपको रिलीफ दे देंगे। तो इंक्रोचमेंट के मुतालिक भी हमने कानून पे थोड़ी सी असिस्टेंस ऑनरेबल कोर्ट को दी कि अगर कोई इंक्रोचमेंट भी कर रहा हो, कानून के मुताबिक आप उसकी उस दुकानों को सील नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। आप उसकी उस इंक्रोचमेंट को नोटिस देके रिमूव करवा सकते हैं। बस मैं जब हमने अपने जर्नलिज्म टाइम में बहुत तजावुज़ात के मैंने केसेस देखे, तो वो रिमूव होती हैं। इंतजामिया जाती है, तजावुज़ात आप खत्म करते हैं और आप तजावुज़ात लेकिन काम चलता रहता है, काम चलता है। जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उसमें काम चलता है। तजावुज़ात खत्म करने से पहले भी आप नोटिस देते हैं। ऑब्वियसली आप एक दफा अगले को मौका दे रहे हो कि वो अपना मामला खुद निपटा ले, या अगर आप नहीं करोगे तो इंतजामिया कार्रवाई हो सकता है वो आपको कोई कानूनी डॉक्यूमेंट दिखा दे, जी मेरे पास ये बेंच रखने की इजाजत है, एक मिसाल दे, ठीक है, आप उनको फेयर मौका दो, तो आप उनको नोटिस, तो बेसिक लॉ की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। किसी के खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन लेने से पहले आप उसको एक मौका देते। ठीक। इन्होंने वो मौका नहीं दिया था, इन्होंने रात के 2 बजे आके पूरी मंडी सील की थी। अच्छा, अब इंक्रोचमेंट भी बंदा पूछे कि वहाँ 104-5 दुकानें जो आपने सील की, तो क्या सारों के आगे इंक्रोचमेंट थी? कोई एक नहीं था जिसके आगे इंक्रोचमेंट नहीं थी। हाँ, आपने यूनिफॉर्मिटी में कैसे कर दिया, तो इट डिड नॉट मेक सेंस। अच्छा, जब इंक्रोचमेंट वाली बात से हम निकले, वो मौकफ भी उनको समझ आया कि रिपेल हो गया, तो नया मौकफ गवर्नमेंट ये लाई कि जी ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने इसलिए बंद किया। अच्छा, मेरे लिए ये 3 तारीख की बात है, तो मेरे लिए वो सुन के थोड़ा सा इट वाज हिलेरियस कि यार अगर कर रही है कमर्शियल, तो ये तो 1947 से कर रही है, मंडी चल रही है, तो हुन ख्याल है ठीक है। बट चलो, दैट्स नो एक्सक्यूज कि अगर खामोश हो भी, अगर कानूनी तौर पे गैर कानूनी काम है, जब भी रियासत जाग जाए वो जाग सकती है, वो उनका हक है। अब इसके ऊपर उन्होंने, क्योंकि उनका काम है कोर्ट को दूसरी तरफ लेके जाना, वो ले गए। इनिशियली दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। ठीक है। तो जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने हमारे पे अटेंशन शिफ्ट करके, जी आप बताएं ना, आप किस अख्तियार के तहत यहाँ पे मंडी चला रहे थे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि एक बंदा अगर कोई काम कर रहा है, उसका अपना राइट उसने खुद प्रूव करना है। बिल्कुल ठीक। उस वक्त तक मेरे पास कोई ऐसा कागज़ मेरे सामने नहीं आया हुआ था जो हमें कोई स्पेसिफिक इजाज़त देता हो, या ये कोई मंडी नोटिफाई हुई हो, या किसी कानून के तहत हो, व्हाटएवर। ठीक है। तो हमने उनसे 2 दिन की मोहलत तलब की। मैं कहा सर हम इस पे देख लेते हैं। ठीक है। तो उस पे जज साहब की तरफ से एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव भी था एंड एक एडवाइजरी, उसमें ही मेड एन ऑब्जर्वेशन कि यार अगर आप लोग इन मामलात को, भाई ये भी मुल्क आपके सिटीजन्स हैं, वो भी आपकी हुकूमत है, आप लोग आपस में बैठ जाएं, बैठ के मामलात को तय कर लें। ठीक है। तो उस पर गवर्नमेंट ने कहा जी ये इनकी तरफ से देख लें कौन आएगा, बिकॉज फिर जो आएगा कल को कहें जी हम नुमाइंदा नहीं मानते। सही बात। तो कंसेंसस इस बात पे डेवलप हुआ कि जज साहब ने डायरेक्टली मुझे कहा कि जी व्हाई डोंट यू सेट योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक। भाई आप इनके लॉयर हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग देम हियर। बिल्कुल ठीक। तो आप असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ बैठ के इन मामलात पे देख लें, इफ यू कैन कम अप टू एनी डिस्कशन और एनी पॉसिबल कंक्लूजन। ठीक है। तो फर्दर डायरेक्शंस मैंने आपसे जैसा कहा, एसी साहब इज अ वेरी डिसेंट मैन, और एसी साहब ने मुझसे खुद रब्ता किया। ही कॉल्ड मी वेरी बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, मुझे अपने ऑफिस में टाइम दिया। आई मेट हिम और हमारी बड़ी अच्छी गपशप हुई, ये मामला भी डिस्कस हुआ, एंड उन्होंने भी अपना मौकफ दिया कि यार इट्स गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है, मैं कोई मेरी ज़ात तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इसमें चीफ सेक्रेटरी तक सारे लाइक दे आर ऑल ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम, दे आर ऑल ऑन बोर्ड। ठीक है। तो हमने तो शिफ्ट करना ही करना है। ठीक है, समझ आ गई। तो मैंने फिर उनको इस तरफ लाने की कोशिश की कि चलें अगर हम इनको शिफ्ट करना ही करना है, तो अगर मैं इनको इस बात पे कायल कर लूँ कि यार आप इधर मछली का कारोबार ना करें, आप कर जाएं शिफ्ट, आप उनको रूम तो दे दें, इस सीजन का रूम दे दें। ट्रू। आप उनकी रिस्क पे, रोजी पे लात ना मारें। नहीं, आप उनसे रिटन अंडरटेकिंग्स ले लें, वो आपके साथ सारे साइन करके दे देते हैं जी हम चले जाएं। प्लेजेंट तरीके से ये चीज सेटल हो सकती है। प्लेजेंट तरीके से। और अच्छा, बाय द वे, इनके अगली जगह जाने पे भी कुछ तहफुजात थे। वो तहफुजात ये थे कि जिस नई मंडी जहाँ बना रहे हैं वो दरियाए रावी के किनारे पे इनके मुताबिक है, बट जितनी को मैंने देखी है ना, वो आधी किनारे पे और आधी दरिया के अंदर है। अच्छा, इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि लाहौर न्यूज़ में जब मैं था तो उस टाइम पे मैंने रावी पे एक प्रोग्राम किया था, एंड रावी की गंदगी एंड रावी के चैलेंजेस, और उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट,
रावी तो इस वक्त जो है वो हडियारे ड्रेन में और रावी में बड़ा थोड़ा फर्क रह गया। और ये जो इन्होंने अब गवर्नमेंट ने मछली मंडी की मुंतकिली कर दी है, तो ये तो अब उसको हडियारा ड्रेन ही बनाने जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो सीवरेज का निजाम उस मंडी पे। बिल्कुल। और वो एक हम सुनते आए हैं ना मुहावरा, नेकी कर दरिया में डाल, तो दरिया में इस वक्त दरिया में नेकी डाल रही है मछली मंडी के अंदर। जितना गंद है उसकी सारी सीवरेज जो है वो वाटर बेड में जा रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग भी वो पानी के लेवल के इतना करीब है, पानी तो क्योंकि है नहीं वहाँ ऑब्वियसली, बट वो रिवर बेड के इतना करीब है कि आज अगर इंडिया पानी खोल दे तो ये जो वहाँ मछली मंडी वाले लोग सारे रुड़ जाएंगे, ये रुड़ेंगे और ये फिर वहीं से मछली पकड़ेंगे और वहीं से बेचेंगे। तो ये वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो मर्ज हो जाए अगर ये जो गवर्नमेंट तो यही चाह रही है। व्हाट इज द करंट सिचुएशन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि फाइनली, खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 5 तारीख को इसकी हतमी समाअत हुई, बड़ी डिटेल्ड इसके ऊपर मेरिट्स पे आर्गुमेंट्स हुई। 5 दिसंबर को। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जो कमर्शियल का मुद्दा हमारे पे डाला गया ना, तो तब हमारे जो कुछ क्लाइंट हजरात थे वो चुस्त हो गए। अच्छा। और वो मेरे पास आखिरी दिन डॉक्यूमेंट्स ले आए जो कि उनके कमर्शियल सैंक्शन अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान्स थे। अच्छा। व्हेन आई सॉ दोस डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा ये तो अब गवर्नमेंट जो है ना इधर तो फंसती है, क्योंकि अगर मेरे पास कमर्शियल सैंक्शन प्लान है तो पहली बात सर, उससे पहली बात यह कि उन्होंने अदालत में झूठ बोला। जब उन्होंने अदालत में कहा कि ये पूरी जगह कमर्शियल नहीं है, किसी एक का प्लान सैंक्शनड नहीं है, दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज रिफ्लेक्टेड 3 तारीख के ऑर्डर में। बिल्कुल ठीक। तो पहली बात तो पर्जरी, बिल्कुल ठीक, इसके ऊपर इसकी बकायदा कानून में सजा मौजूद है। आपने कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को मिसगाइड किया और हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को, जो कि अगस्त के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उनको मिसलीड करने की कोशिश की आपने किया है मिसलीड। बट एनी हाउ, हमने उस हेयरिंग में मैंने कहा सर, मैंने ये बात कोर्ट में भी यही बात की कि सर हमारे ऊपर ये मौक़िफ़ आया था कि हम पासशुदा नक्शे और हमारे बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव नहीं है, तो ये सर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अदालत के रूबरू पेश करना चाहता हूँ। जब वो डॉक्यूमेंट सामने आए तो कुछ तासुरात हमने भी गवर्नमेंट के देखे, कोई जरा चीजें चेंज, कोई रंगत बदली, कोई थोड़े से मामला, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक दिन पहले की मेरी मीटिंग में भी बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये कमर्शियल सैंक्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक। और जितने पक्के वो थे, मुझे भी यकीन था कि शायद हम कमर्शियल सैंक्शन नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। बट इट सो टर्न्ड आउट। अच्छा, अभी तक ये तो हमने एक दिन में ढूंढे थे, अभी हम और भी ढूंढ सकते थे अगर केस चलता। ठीक है। ये 3 से 4 प्लाजों की हमें डॉक्यूमेंट्स मिले जिनमें 10-10, 15-15 दुकानें हैं, तो ये तकरीबन आधी मंडी के कागज तो हमने निकाल लिए, बाकी आधी ना भी चले तो ये लोग इसमें भी कारोबार कर सकते। बिल्कुल ठीक। एनी हाउ, वो बात बैक एंड फोर्थ चलती रही। इवेंचुअली कंसेंसस डेवलप हुआ। मैंने कहा कि माय लॉर्ड, मैं ये अंडरटेक करने को तैयार हूँ इनके बिहाफ पे कि हम मंडी से चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। वी विल रीलोकेट, हमें रीजनेबल टाइम दिया जाए। बिल्कुल, ये बड़ी मुनासिब जायज सी रिक्वेस्ट है। और ज्यादा बड़ी बात ये कि जब हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हम उसके बाउंड हैं। मुआहदे के पाबंद हम शायद नहीं थे, शायद क्या नहीं, लेकिन अब हैं। लेकिन जब हम अदालत में अंडरटेकिंग दे रहे हैं और हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दे रहे हैं तो अब हम उसके पाबंद हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो हम इनको अंडरटेकिंग दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि विन-विन सिचुएशन ये बहुत विन-विन सिचुएशन थी कि गवर्नमेंट का जो असूली मौक़िफ़ है जिनको निकालना है उस पे तो हम आ गए हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी जो गवर्नमेंट ने नेग्लिजेंस की है सारे प्रोसेस में, वो भी सेटल डाउन हो रही है। उसकी कोई एहतसाब भी नहीं मांग रहा, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो रही, उनकी भी इज्जत बहाल है और आपके क्लाइंट्स भी राजी हैं। अच्छा, उस पर जज साहब ने पूछा कि आपको कितना वक्त चाहिए। मैंने कहा सर हमें एंड ऑफ सीजन तक वक्त दरकार है। ठीक है। और उसकी भी मैं वजाहत करूं कि नॉर्मली ये सीजन चलता है अप्रैल तक। ठीक है। लेकिन क्योंकि रमजान शरीफ का महीना जो है वो तकरीबन 1-2 मार्च को शुरू होना है, तो एंड फेब तक ये काम होना है। ठीक है। रोज़ों में मछली का कारोबार उस तरीके से नहीं होगा। ठीक है। तो मेरी इस्तदा कोर्ट में थी कि हमें फरवरी के आखिरी हफ्ते तक की इजाज़त दे दी जाए। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 10 मिनट का टाइम लिया, समात में 10 मिनट का वक्फा आया और 10 मिनट बाद उन्होंने आके कहा जी हम आपको हद से हद 15 से 20 दिन दे सकते हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। इतनी क्या आग लगी हुई है? ये आग मुझे आज तक समझ नहीं आई। उन्होंने उसको बहुत रेजिस्ट किया कि नहीं सर, हम बिल्कुल भी इनको नहीं चलने दे सकते 2 महीने। सही। अच्छा, मैंने भी आपके वाला ही सवाल कितनी क्या कुछ और अल्फाज में अदब और एहतराम के साथ अदालत के सामने किया कि सर मेरे कारोबार करने से हुकूमत का नुकसान क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एग्जैक्टली। मतलब टैक्स नेट में होंगे, अदालत में 2 एडवर्सरी पार्टीज होती हैं, मेरे और आपका आपसे मुकदमा हो, अगर मेरे हक में होगा तो आपका नुकसान, आपके हक में मेरा नुकसान। अगर अदालत मुझे कहती है आप 2 महीने यहाँ पे कारोबार कर लें, 2 महीने बाद आप यहाँ से चले जाएंगे, तो आपको क्या नुकसान? हुकूमत की जात को इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हुकूमत ने कहा नहीं जी ये तो नहीं, और हमें जी एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं कि 2-2 मंडियां हम कैसे चलाएंगे, और हमने सफाई और फलाना। अच्छा, सफाई बाय द वे ये जो मंडी के लोग हैं देखी हुई है, ये खुद करते हैं।
देखिए मैं ये उसके पैसे खुद पर हर दुकान एक ऐसे पैसे मंथली देते हैं और इसकी सफाई करते हैं। क्लीनिंग का उन्होंने बनाया और ऐसा कौन सी इतनी हमारी बेबस और लाचार और गरीब हुकूमत हो गई है कि वो 2 महीने के लिए 2 मंडियों की सफाई साइमल्टेनियसली नहीं करा सकती। अच्छा, और दूसरी मंडी के अगर आप हालात देख लें तो दूसरी मंडी में कोई सफाई नहीं हो रही, वहां अभी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अभी रनिंग मंडी है लेकिन अभी तक वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। फिर इस पे क्या? अच्छा, तो इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर इस सारी बात को कंसिडरेशन में लेते हुए एक फैसला सुनाया कि जी 20 दिन तो आपके अनरीजनेबल हैं और हमें कहा कि जी थोड़ी सी लचक आपको भी दिखानी पड़ेगी। मैंने कहा सर मेरा जनाब के सामने सर झुका है, जो जनाब का हुक्म होगा हमारे पे बाइंडिंग है। रिक्वेस्ट हमारी एंड ऑफ फेब तक है, आगे जो जनाब इस पे ऑर्डर कर लें। तो ऑनरेबल जस्टिस आबिद अली शेख साहब ने वहीं पर ही फैसला सुनाया, कोई इस पे महफूज करके बाद में नहीं, उन्होंने वहीं पर फैसला सुनाया कि मैं 31 जनवरी 2025 तक की मोहलत दे रहा हूं इन लोगों को। बिल्कुल ठीक। 31 जनवरी 25 तक इस दौरान ये अपनी शिफ्टिंग शुरू करें, जो कि हमने कहा कि वी विल स्टार्ट शिफ्टिंग, हम साथ साथ वहां पे अपनी ग्रेस पीरियड। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जाफर वहां पर नई मछली मंडी में टोटल दुकानें बनी हुई हैं 40 और हुकूमत कहती थी हम इनको अकोमोडेट करेंगे। हमने कहा सर कौन सी जल्दी है, अगर 2 महीने में बाकी दुकानें बन जाएंगी, हम 2 महीने बाद चले जाएंगे। तो इन्होंने आज करके इनको क्या मिल जाना है, तो उससे फिर तासुरात जन्म लेते हैं ना कि शायद कोई और इंटरेस्ट है कि सिर्फ वही मंडी चले, कायद का मुल्क है, कायद आज़म चल पड़े हैं। कायद आज़म भी चल रहे, कायद आज़म तो हमेशा सदा चलते रहते हैं। बट आई थिंक कि कोई ऐसा इनिशिएटिव वो सामने आता है इंसेंटिव की जी बस सिर्फ अगली मंडी ही चले। बिल्कुल ठीक। अदालत का ऑर्डर जो मर्जी आ जाए, पुरानी मंडी ना चले। तो इस पे तो फिर काम खुल गया होगा फौरन? तो काम बिल्कुल नहीं खुला, काम इस वक्त तक नहीं खुला, क्योंकि एक तो उसकी एक वजह ये है कि तहरीरी हुक्मनामा अभी तक नहीं आया। लेकिन तहरीरी हुक्मनामा ना भी आए तो कोर्ट में इनकी अंडरटेकिंग है कि जी हमने तो इनको काम से नहीं रोका हुआ, और हमने तो डीसील किया। इन्होंने थर्सडे को जब ये समात हुई है तो रिपोर्ट भी जमा की है कि जी हमने कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से सील किया था, लेकिन जनाब के ऑर्डर की वजह से डीसील कर दिया। अच्छा, मेरे पास पिक्चर्स भी मौजूद हैं, हमने कोर्ट में भी प्रेजेंट की थी। इन्होंने वहाँ पुलिस खड़ी की हुई है, मोर्चे बना के, बंदूकें लगा के खड़ी है। क्यों आगे मछेरे हैं कि आगे को शायद कोई, मेरा ख्याल है छोटू गैंग वो मछली वालों ने भी आपके वाली ऑब्जर्वेशन नहीं की है, तो हमारे साथ कच्चे के डाकुओं वाला सलूक कर रहे हैं। इतनी नफरी वहाँ पे तैनात की है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया है, जो कि हम सब ने अपने कानों से सुना है अदालत में। ठीक है, तहरीरी हुक्मनामा आ जाएगा, बट वो ना भी आए तो तब तक पिछला ऑर्डर तो इनफील्ड है। पिछले ऑर्डर के मुताबिक हमें काम करने की इजाज़त है। ये बात मैं खुद मौका देख के आया हूँ, वहाँ पर मछली का कारोबार नहीं होने दिया जा रहा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑफ द व्यू कि जी ज़्यादा से ज़्यादा अदालतें क्या कर लेंगी। अच्छा, अब ये जिस तरह यू सेड, मैं बिल्कुल अवाम को रैप अप दें अगर टेक्निकली, तो वो ये है कि ये एक मुद्दा था जो फाइनली इट्स कमिंग टूवर्ड्स इट्स क्लोज, और मछली मंडी जो है वो मुंतकिल हो जाएगी। मकसद ये था कि पाकिस्तान में जिनका मईशत का निज़ाम जिनके सर पे चल रहा है, जिन लोगों का इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, उनका निज़ाम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप उनको पहले से बेहतर इक्विप करके एक मार्केट इस्टेब्लिश करके दें, ताकि वो जाके अपने काम को आगे बढ़ा सकें। मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है, बिकॉज यू योरसेल्फ आप स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हैं, आप वकील हैं, इम्प्लीमेंटेशन को इतना लाइटली क्यों लिया जाता है? माई क्वेश्चन इज, आपने फैसला, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, फैसला एक चीज़ का हो गया, अंडरटेकिंग में भी उन्होंने कहा हुआ है कि ठीक है हम कमर्शियल एक्टिविटी इनको यहाँ हमने करने से नहीं रोका। इतना फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड एडमिनिस्ट्रेशन का टुवर्ड्स द कोर्ट क्यों है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और मेरा ख्याल है उसकी एक बड़ी मेजर वजह है वो हाल ही में होने वाली वो आईनी तरमीम है, जिनका एक बड़ा मेजर रोल है। 26th अमेंडमेंट ने इफेक्टिवली जुडिशरी को की पावर्स को क्लिप तो किया ही किया है, इस पर कोई दो राय नहीं है। अगर कोई कहता है कि उसमें जुडिशरी को एम्पावर किया है, तो मैं नहीं समझता कि ये एम्पावरमेंट है जहाँ आपके मुल्क का चीफ जस्टिस ये इख्तियार ही नहीं रखता कि वो आईनी केस सुन सके। या आपकी मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का टॉप जज, नंबर 1 जज डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन टू हेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। वो आईने पाकिस्तान की तशरीह नहीं कर सकता, ये हक उसके पास है नहीं, थैंक्स टू द 26th अमेंडमेंट। तो मेरे नज़दीक आपने जुडिशरी को एम्पावर नहीं किया, या आपने जुडिशरी को वीकन किया नहीं, बल्कि टेक्निकली आपने उनको चॉप ऑफ किया है। और फिर कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन चेंज करके MNAs और सेनेटर्स डाल दिए हैं, उसकी वजह से आपने कुछ हद तक उनको सबसर्विएंट करने की भी कोशिश की है। नहीं तो 26वीं तरमीम अगर इस हद तक अदलिया को मुतासर कर रही थी, तो क्यों नहीं आपकी लीगल फ्रेटर्निटी, आपके वकला
क्यों नहीं उसके हक में उसके मुखालफत करने के लिए मतलब और जुडिशरी के हक में बाहर निकले? बेशुमार लोगों ने इस पर पिटिशंस ऑलरेडी फाइल की भी हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ही ये है कि जो वकला के बीच में इंटरनल बार पॉलिटिक्स और उसकी वजह से दीगर मामलात की वजह से एक डिफरेंस आ चुका है, एक डिवीजन क्रिएट हो गई है वो तो उसी पूरे मुल्क डिवीजन में का। पूरे मुल्क में बट पूरे मुल्क में जब भी डिवीजन होती थी लीगल फ्रेटर्निटी एक तरफ रहती थी। तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक वो movement लीगल चली। फ्रेटर्निटी में भी वो अब वो लीगल फ्रेटर्निटी में अब हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उनका एक अपना ग्रुप है, आसमा जहांगीर वाला ग्रुप, आजम नजीर तारड़ साहब का, एहसन धून साहब का एक ग्रुप है। अब वो तो गवर्नमेंट के साथ बार है। पॉलिटिक्स में वैसे पीएमएलएन का इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है। इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है। अच्छा वैसे इंटरेस्टिंगली इस वक्त जो वोटर बाहर निकल के आता है, अब लाहौर हाईकोर्ट के जो इलेक्शंस थे, असद मंजूर भट्ट साहब इस टाइम प्रेसिडेंट लाहौर हाईकोर्ट बार हैं, उनको तमाम पीटीआई स्पॉन्सर्ड वोट मिला एंड ही वन बाय अ ह्यूज मार्जिन। नहीं तो वहाँ फॉर्म 45 था 47 था मेरा ख्याल है 45 था, इसीलिए वो जीत गए। ठीक। अगर 47 होता तो शायद वो ना जीत पाते। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो हाल ही में इलेक्शंस हुई हैं वहाँ पे मैनिपुलेशन वाज अ लॉट ईजियर। बहुत से लोगों को इंसेंटिव्स दिए गए, बहुत से दीगर मामलात हुए। अब ये वो बातें हैं जो कई सुनी हैं, इन पे आप यू कांट प्रूव देम, तो आप ज़्यादा बोल नहीं सकते, बट मैनेज तो उसको किया गया, वन वे और दी अदर उसको मैनिपुलेट भी किया गया। बिल्कुल ठीक। तो वो करके ये बार पॉलिटिक्स पे अपनी रोल को महफूज रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए ये अटैम्प्ट्स होती हैं। बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, 26वीं आईनी तरमीम की वजह से और इस किस्म की डिविजन्स की वजह से अदलिया आपकी वीक होती जा रही है। ठीक है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़हनों में ये बातें हैं जी क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट लगा देंगे, वो दिन में 100 लगती हैं, मैं जवाब दूंगा, कहानी करूंगा, और वो बात इधर की उधर हो जाएगी। इतना फॉर ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप ये देखोगे कि ये तो सिस्टम का कोलैप्स है। मतलब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो सीजे, आई रिमेंबर इलेक्शन का मामला था, और उस टाइम पे भी द वे गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, प्रेसिडेंट बुला रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो कह रहा है कि आई कैन नॉट मेक इट, मैं नहीं आज पेश हो सकता, अदालत कह रही है मुल्क में इलेक्शन कराओ 90 दिन में, वो कह रहे चैलेंजेस हैं, हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकते। ये जो वीकनेस शो होती है ऑफ जुडिशरी, मतलब बहुत सारे ममालिक में, नो वंडर पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है दैट्स रैंक्ड वेरी लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज नॉट देयर, एंड द पीपल जिन्होंने उस कानून पे अमल दरामद कराना है, देखें जज साहबान के ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, ऑनरेबल जजेस में से कोई भी कोई फैसला सुनाता है तो उस पर अमल दरामद तो इंतजामिया ने कराना है। तो जब इंतजामिया अमल दरामद कराने से इनकारी हो जाती है तो उस टाइम पे जुडिशियल रोल आपका क्या बचता है? मैं अर्ज करूं, जैसा कि मैंने आपको वकला में डिवीजन की एग्जांपल दी, अनफॉर्चुनेटली विद इन द जुडिशरी भी हमारी जुडिशरी उसी इंटरनल इन फाइटिंग की नज़र हुई जो हमारे चीफ जस्टिस साहब अभी हाल ही में रिटायर होके गए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई वर्कड एट हिज लॉ फर्म, मुझे इस लॉ फर्म में नेम पार्टनर थे रिजवी ईसा, रिया बाकर जिलेट उस फर्म का नाम है। एंड मैं बड़े फ़ख्र से लोगों को बताता था कि हम काजी फायज़ ईसा साहब की फर्म में काम करते हैं, एंड आई यूज्ड टू राइट अ कॉलम, तो मैंने इनके हक में बड़े कॉलम्स भी लिखे जब इनके रेफरेंस वाले मामलात हुए, और मेरे जैसे लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, बिल्कुल ठीक, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी कुछ होगा, बट खैर वो I remember we had this conversation. You had a lot of hope कि काजी फायज़ ईसा would be different और law की implementation होगी और independent होगा, सुनेंगे नहीं, ऐसे ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से उन्होंने अपने हाथ काट के भी सामने रखे और उससे ज़्यादा डैमेज जो उन्होंने अपने साथ वालों के हाथ भी खुद काट के सामने पेश किए, मेरा ख्याल है it was a big disaster for the judiciary of Pakistan, और इसका फैसला तारीख करेगी। So how do you see things going forward? 26वीं तरमीम, मेरे से बहुत सारे लोगों की बात हुई, they said कि अब इसको ओवरटर्न तो नहीं किया जा सकता, लेकिन 26 के ऊपर 27वीं ला के उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया जा सकता है। अच्छा, इसको ओवरटर्न भी किया जा सकता है। अच्छा, गुंजाइश है, ओवरटर्न गुंजाइश भी है, और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ तरीकाकार भी है। जब तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नोटिफाई नहीं किया था, तो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड थी, जस्टिस याया अफरीदी बीइंग द चीफ जस्टिस उसके मेंबर थे, ठीक है, और सैयद मंसूर अली शाह साहब बीइंग द सीनियर प्यूनी जज उसके मेंबर थे, और याया अफरीदी साहब ने दोबारा से जस्टिस मुनीब अख्तर को उसका सॉरी टू कट यू इन द मिडल बट आई वुड वांट कि मंसूर अली शाह साहब का जिक्र आया तो यू आल्सो हैव टू कवर अनदर थिंग, वो मेरे माइंड में थी, वी वर टॉकिंग अबाउट अ रीसेंट मैटर, प्लीज कंटिन्यू उसके बाद। वो इसी से रिलेटेड है, जिसके आप बात करें ये उसी से रिलेटेड है। सो इन्होंने जस्टिस याया अफरीदी साहब ने वापस मुनीब अख्तर साहब को बीइंग द थर्ड मोस्ट सीनियर जज उस कमेटी का हिस्सा बनाया। उस कमेटी ने एक डिसीजन दिया, एंड बाय मेजॉरिटी डिसीजन होता है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं दे शुड बी फिक्स्ड फॉर हियरिंग बिफोर अ फुल कोर्ट। बिल्कुल ठीक, गालिबन 4 नवंबर के लिए ये ऑर्डर पास हुआ था कि दे शुड बी फिक्स्ड बिफोर अ फुल कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट,
और हम 26वीं आईनी तरमीम की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि अगर कोई आईनी तरमीम आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को या किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी या बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर करेगी, ठीक है, तो हम उसको स्ट्राइक डाउन करने का इख्तियार रखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ले डाउन किया था। तो ये देखने वाली बात थी कि क्या 26वीं आईनी तरमीम बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर करती है या नहीं, जो कि मेरी नाकिस राय में करती है। आप वो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जुडिशरी अलहदा चलेगी, एग्जीक्यूटिव अलहदा चलेगी, आपने उसको इतनी जोर से एमैल्गमेट कर दिया है कि अब 2 MNAs और 2 सेनेटर्स जिनको कभी छांगा मांगा में बिठा के उनके वोट लिए जा सकते हैं या किसी डिग्गी में डाल के वोट लिए जा सकते हैं, वो फैसला करेंगे कि आपका चीफ जस्टिस कौन बनेगा, वो फैसला करेंगे कि आपके आईनी मुकदमात कौन सुनेंगे, वो फैसला करेंगे कि आपकी अदलिया में जजेस बनेंगे कौन। अच्छा नहीं है एक तरीके से आप देखें कि वो MNAs जो हैं या वो जो सेनेटर्स हैं, आखिर वो एक सर्टन ताकत से वहाँ पहुँचे हैं, तो जो जिन्होंने उनको वहाँ ताकत और जरियों से चलती थी, अब वो इस जरिए से चलेगी। जो उनको वहाँ पहुँचाती है ताकत, उनका इख्तियार है कि वो जजेस अपॉइंटमेंट पे अपना रोल बिल्कुल है ना, उनका इख्तियार तो हर चीज पे है, वो तो बिल्कुल अवाम की ताकत की बात मैं भी अवाम की ताकत की बात कर रहा हूँ। तो अवाम का तो इख्तियार है, अवाम का इख्तियार है, जिस अवाम ने उनको मुंतखब किया है, जिस अवाम हकीकी तौर पे उन्हीं का इख्तियार है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बात बड़ी क्लियर है। और जहाँ तक आप मंसूर शाह साहब का जिक्र करते थे, तो खैर वो जो कमेटी ने ये कहा फुल कोर्ट के सामने, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, ठीक, एंड ही डिड नॉट लेट द रजिस्ट्रार फिक्स दोज मैटर्स बिफोर अ फुल कोर्ट। अगर वो फुल कोर्ट के सामने लग जाते तो शायद उस पर कोर्ट कोई ऑर्डर करती कि JCP अभी कार्रवाई ना करे, क्योंकि अभी तो हमने देखना है कि JCP की जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई आया वो ठीक है, गलत है, इन ऑर्डर है या नहीं है। बट एनी हाउ वो ना हो सका। JCP की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर ये 3 जजेस जिनका मैंने आपसे नाम लिया और चौथे सीनियर मोस्ट अमीनुद्दीन खान साहब भी उसके अंदर शामिल थे, और बाकी जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड है उसमें 2 सेनेटर्स हैं, 2 MNAs हैं, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, मेंबर ऑफ द बार, ये उसका मेंबर थे। और उन्होंने मिल बांट कर एक फ़ैसला किया कि आइनी मुकदमात जो हैं वो इस मुल्क में ना चीफ जस्टिस सुनेगा, ना सीनियर प्यूनी सुनेगा, ना थर्ड सीनियर मोस्ट सुनेगा। तो कौन सुनेगा? जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस वक्त इन इफेक्ट डला हुआ है, हेडेड बाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो सुनेगा। क्वाइट इंटरेस्टिंगली अमीनुद्दीन खान साहब भी उसी JCP का मेंबर थे, तो उन्होंने अपने हक में वोट भी डाला। उनका ये ठीक कह रहे हैं, ये मैं ही सुनूंगा, मुझसे बेहतर ये कोई नहीं सुन सकता। दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट कि उन्होंने ये फैसला खुद किया। यू कांट बी अ जज इन योर ओन कॉज, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो मेरी नाकिस राय में उनको कहना चाहिए था कि अगर मेरा नाम इन कंसिडरेशन आ रहा है तो मैं मुझे से मैं वोट नहीं डालता, अलग रखें, मैं वोट कास्ट नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने वोट डाला। उनका ये ठीक कह रहे हैं, ये आइन का फैसला मैं ही करूंगा, मैं बताऊंगा कि आइन में क्या लिखा है। बिल्कुल ठीक। तो उनकी सरबराही में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जो कि इस वक्त इन इफेक्ट है। और आप देखा जाए तो एक डिफैक्टो जुडिशल सिस्टम है। डिफैक्टो तौर पे चीफ जस्टिस तो वो हैं, क्योंकि आइन की तशरीह का हक उनके पास है। और ऑनरेबल जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, अमूमन आजकल आप उनका नाम न्यूज़ में सुनते हैं कि किसी मीटर रीडर की बेल रिजेक्ट कर दी या कोई 5 मरले के प्लॉट का फैसला कर दिया। तो इट हैज़ बिकम सो अनफॉर्चुनेट कि एक कॉम्पिटेंट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट चीफ जस्टिस आपके मुल्क में आइनी मुकदमात नहीं सुन सकता। मंसूर अली शाह साहब, another Cambridge graduate, and both of them are Itsonians. In fact, Munib Akhtar साहब is also an Itsonian. ये top 3 judges जो हैं, not that Itson College is the criteria, but they are very well recognized judges. And इन तीनों का आपस में जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब का एक टेक्स्ट के ऊपर इख्तलाफ भी रहा है, बट एक पढ़ा लिखा इख्तलाफ, एक डिबेट की हद तक कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, आपकी है। दैट इज़ इनकरेज्ड, जुडिशरी में होना चाहिए, डाइसेंट होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये 3 लोग हु आर कंसिडर्ड वेरी गुड जुडिशल माइंड्स ऑफ आवर कंट्री, उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो आइनी मुकदमात सुन सकें। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग, उनके पास इख्तियारात नहीं होते, उनको दिए नहीं जाते, दिए भी जाएँ तो किसी न किसी कैपेसिटी में उसके अंदर कोई लूप होल क्रिएट करके उनके इख्तियारात छीन लिए जाते हैं। दिस इज़ हाउ द कंट्री हैज़ बीन फंक्शनिंग फ्रॉम लास्ट 7.5 और probably quarter to 8 decades now, and probably we hope, there's always hope करनी चाहिए कि things would get better with time. We had a very promising young lawyer with us, Kaswar Gardesi. Thank you very much, it was pleasure having you. And
एज वी हेड टूवर्ड्स द एंड, आई वुड लाइक टू से कि तमाम लोग जिनको इस केस में रिलीफ मिली उनके लिए भी यकीनन खुशाइंद है। एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इसमें बहुत सारे इंतज़ामिया पे सवालिया निशान जो हैं वो जन्म लेते हैं कि किस तरीके से, किस कैपेसिटी में, कौन कंसर्न पर्सन किसके साथ किस हद तक मुज़ाकरात कर सकता है। इन मामलात पर यकीनन कोई ना कोई क्लैरिटी होनी चाहिए और इसका एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जहाँ पर यह ना हो कि कोई भी अदालत में दाखिल हो और मोअज़्ज़ज़ अदालत के आगे खेल जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी नोट पे मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगले पॉडकास्ट पे इंशाल्लाह नए गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक खुदा आपका हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।